हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेरी वेल। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इवेंचुअली हमारा जो वन शॉट सीरीज है ये खत्म हो जाएगा बिकॉज हमारे कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं एंड देन वील स्टार्ट विद द आईएमपी क्वेश्चन सीरीज एंड ऑल दोस क्वेश्चन वाला सीरीज. Before we actually begin with our class, there is very important information that I have to share with you guys is that MVSAT is happening all over India and महाराष्ट्र के बहुत सारे सेंटर्स में बच्चा हो रहा है MVSAT and that is Mega Vedantu Scholarship Admission Test happening all over India and obviously in Maharashtra as well on 4th, 5th, 11th and 12th October respectively. तो definitely आप लोगों को रजिस्टर करना चाहिए क्योंकि इसको में पार्टिसिपेट करने से आप लोग बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट भी जीतने वाले हो. 100% स्कॉलरशिप जीतने वाले हैं वेदांतों के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पर. सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर लाइफ. तो जल्दी से जाके अपने आप को रजिस्टर करो. रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर गिवन है. ओके, सो दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी. लास्ट बचा डेट का वेट नहीं करना है, ऑल्दो द लास्ट डेट इज 30th September and it is just about to be here. Let's just get started. And also I have to tell you that हमारा प्यारा सा Q2 Potato Scholar प्राइम बैच लॉन्च हो चुका है 5th of September तक, बट आज 9th of September और कल तक इस पर एक Q2 पोटैटो सा ऑफर वैलिड है. तो आप लोग इसको यहाँ पर एनरोल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए एंड यहाँ पर आ जाइए. एंड इफ यू ऑलरेडी एनरोल योरसेल्फ सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी एनरोल्ड. ठीक है, तो ये क्लास 10 के लिए है. इंग्लिश मतलब बोथ दी इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों यूज होने वाली है. डाउट सॉल्विंग, इंटरैक्टिव सेशन, सब कुछ आपको मिलने वाला है. चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ ज्योग्राफी एंड दैट इज क्लास 10th का हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अब ये नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और ये वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ तो वही जो वाइल्ड जंगलों में रहती है, एग्जैक्टली. लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन जो वर्ड है ना, ये क्या है? वो वेजिटेशन, वो पेड़ पौधे, वो वनस्पति या वो काइंड ऑफ ट्रीज, प्लांट, घास, झाड़ियां जो नेचुरल हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई 1 रुपए का लेना देना नहीं है, ना उसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग है, ना वो ह्यूमन बींग्स ने प्लांट किए, वो नेचर ने हमको दिया है एंड दैट इज हाउ इट इज नेचुरल. तो नेचर ने हमको कौन कौन से टाइप ऑफ प्लांट्स दिए हैं, कौन कौन से एरियाज में दिया, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है. नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जहां पर कोई भी प्लांट या ट्रीज नेचुरली किसी भी एरिया में ग्रो कर जाता है. सो नेचुरली ग्रो करना और उनको क्लाइमेट, रेनफॉल और सॉइल से इफेक्ट पड़ता है. किस किस से इन्फ्लुएंस होता है? पेड़ कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, कितनी रेनफॉल होगी, कैसी सॉइल होगी. सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट की रूट्स नीचे तक जाएंगे, बहुत हरा भरा पेड़ दिखेगा. लेकिन पानी कम होगा तो एकदम सूखा सूखा पेड़, झाड़ियां जैसा पेड़ दिखेगा. करेक्ट बात है. अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो एनिमल बोर्ड्स जो नेचुरली एक एरिया में रहते हैं, उनके वेजिटेशन और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है. ये चैप्टर में हम लोग इंडिया ब्राजील हैं, यही दो देशों को हमारे पूरा साल निकल जाएगा इनको कंपेयर करते हुए, है ना. ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो उनके टाइप्स पर, एज इन फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन के टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन और वो जो एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट करता है, वो सारी कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ब्राजील. ब्राजील की बात करें तो उसका लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज है दुनिया में. उसके क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत यूनिक है, फिजियोग्राफी भी यूनिक है. ओके, चलो वेजिटेशन टाइप्स डिपेंड ऑन रेनफॉल. सही बात है, जहां पर ज्यादा रेनफॉल होगी वहां पर क्लाइमेट कैसा होगा? वहां पर क्लाइमेट हमारा वेजिटेशन बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके ब्राजील में मिलता है इक्वेटोरियल रीजन्स. इक्वेटर के बाद सबसे ज्यादा बारिश होती है. थोड़ा सा इक्वेटर से दूर वाले एरिया, अब देखो वही सेम चीजें लिखा हुआ है. इक्वेटोरियल रीजन का जो एरिया है जहां पर इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, दैट इज 2000 mm से भी ज्यादा. एंड ये काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है. एंड इसके पीछे सिंपल सा एग्जाम्पल है बच्चा यहाँ पर. देयर इज दिस वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन रिमेम्बर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दैट ये हमारी सॉइल है, ये हमारा पेड़ पौधे हैं, और ये अगर बहुत ज्यादा डेंस है तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल भी जगह नहीं है सांस लेने का भी. तो क्यों है ऐसा? क्योंकि पानी इतना ज्यादा है इनके पास. यहाँ पर ये वेल फेड क्रॉप्स हैं और इनकी रूट्स क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा नीचे तक पेनिट्रेट करके रखती हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग हाउ आपका ये इक्वेटोरियल रीजन में प्लांटेशन ऐसे ही दिखती है. ओके, अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो रेनफॉल कम हो जाती है. यस, वी नो दैट, राइट. ग्रासेस, श्रब्स यानी कि झाड़ियां और कांटेदार जो वेजिटेशन होती है वो बन जाती है.
ऑल्दो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि जब हम इक्वेटर पर रहते हैं, जो अर्थ का बिल्कुल मिडिल पोर्शन है जो 0 डिग्री पर, वहां पर सन की रेस कॉन्टिन्यूसली आती है तो बारिश ज्यादा होती है। कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ये वाटर साइकिल इक्वेटर में बहुत तेज चलती है। जितना हम अर्थ के ऊपर जाएंगे उतना ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, बिकॉज सन की रेस कम होते चले जाती है। डू यू गेट दैट पॉइंट एवरीवन? तो ब्राजील के जो अमेजोन फॉरेस्ट है उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहता है, बिकॉज वो बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर लेते हैं ऑब्जर्व करके। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके। सो ये ह्यूमन बींग्स के लाइफ में बहुत बड़ा बैलेंस भी क्रिएट करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सबसे पहले आ जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर है? इक्वेटोरियल रीजन में। कर लेंगे आप लोग बिल्कुल। और इक्वेटर मतलब बहुत बारिश, बहुत बारिश मतलब बहुत ही ज्यादा डेंस वेजिटेशन, करेक्ट बात है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज ऑलमोस्ट बारिश होती है, तो ये बहुत डेंस होते हैं। बड़े बड़े पत्तों से हार्डवुड होते हैं, जैसे कि ब्राजील का रबर, मोहोगनी एंड रोजवुड दुनिया में फेमस है। ओके बच्चा, दिस इज वेरी फेमस इन इंडिया, सॉरी ब्राजील। स्पेशलिटी देख लो, हाई बायोडाइवर्सिटी विद वेरियस ऑर्किड्स एंड क्रीपर्स। इंपॉर्टेंस है, ये इकोलॉजिकल ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। मतलब पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, वेजिटेशन आपको मिलेगी, हर चीज मिलेगी। क्रीपर्स क्या होते हैं ये, है ना? क्रीपर्स देखे हैं कभी किसी ने? आई होप आपने देखे होंगे, बट एज सच नोटिस नहीं किया होगा। ये हमारी कोई प्लांट की रूट है और ये प्लांट के बाकी पेड़ पौधे ऐसे ऐसे चीजें हैं। लेकिन कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि ये कोई ना ऐसे ऐसे क्रीप करते हुए पेड़ के ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ चीजें से क्रॉल नहीं कर जाती है पेड़ को, ब्रांचेस को, वही क्रीपर्स होता है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, जस्ट मे बी लाइक मनी प्लांट, यू कैन कंसीडर मनी प्लांट के जैसा, लेकिन क्रीपर्स थोड़े उससे पतले से होते हैं, देखा होगा आपने बहुत सारा। सेकेंडली वी हैव डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट में सीजनल रेनफॉल पे चीजें निर्भर करती हैं, और यहाँ पर बच्चा ड्राई सीजन में पतझड़ हो जाता है, बिकॉज अपना पानी प्लांट बचाना चाहता है ताकि वो ज्यादा सर्वाइव कर सके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको एज सच कोई पतझड़ देखने को नहीं मिलेगा। ट्रीज यहाँ पर ड्राई होते हुए तो पता नहीं चलता, इतने डेंस होते कि पता नहीं चलता, और ज्यादातर सब कुछ ग्रीन ही दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम एवरग्रीन है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसका नाम एवरग्रीन है। ठीक है, इतना समझ लिया। डिसिडियस ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन सुन लो अभी। टेम्परेट एरिया कहाँ पर है? साउथ ऑफ ब्राजील नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब टेम्परेट एरिया भी मैंने आपको बताया, तो एक तो नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, और एक सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, एक टेम्परेट, दो टेम्परेट जोन है। दो ही हमारे पास पोल्स हैं और दो ही हमारे पास ट्रॉपिक्स है, एक इक्वेटर है। ये हमारा थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में, और यहाँ पर बच्चा कूल क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमें यहाँ से ये वाले पोर्शन से चीजें पढ़नी थी। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वी हैव ग्रासलैंड एंड थ्रोनी बुशेस। ग्रासलैंड क्या होता है? घास के मैदान। घास के मैदानों को ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, ऑब्वियसली वेरी लो, बिकॉज अगर ज्यादा बारिश आ जाएगी तो घास के मैदान दिखेंगे ही नहीं, और जब तक बारिश चले जाएगी तब तक घास डैमेज हो जाएगा। तो इनको सबसे कम रेनफॉल चाहिए होती है, एंड दैट इज अबाउट 600 mm। एंड ये ब्राजीलियन हाईलैंड में देखने को मिलते हैं। शॉर्ट ग्रास, छोटे छोटे झाड़ियां जैसा, एंड स्पार्श वेजिटेशन होती है, क्योंकि रेनफॉल ही नहीं, दूर दूर में हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। थोड़ी सी वेजिटेशन, फिर खाली, फिर थोड़ा वेजिटेशन। सो दिस वाज समथिंग अबाउट इट। अब इसमें देख लो आप एक बार जरा सा ध्यान से, गुयाना हाईलैंड, अमेजोन बेसिन, पराना बेसिन एंड ब्राजील हाईलैंड। इसमें आपसे पूरा बताया ग्रासलैंड एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। ग्रासलैंड एलिमेंट्स ये वाले एरिया में रहते हैं, इक्वेटिक एंड रेप्टाइल्स इधर रहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और आपसे पूछेगा पराना और इसमें डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आपके टेक्स्ट बुक से है। ब्राजीलियन हाईलैंड्स, टेम्परेट फॉरेस्ट। कर लेंगे, ये पूरा पढ़ना है आपको, पूरा प्रॉपरली ये मैच द फॉलोइंग सब करना है, समझ जाना, ये पूरा आपको करना है बच्चा। ओके, ये सारे सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम नॉर्थ की बात करें, और नॉर्थ मतलब अमेजोन का नॉर्थ बेसिन, तो इक्वेटोरियल ग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं हाई रेनफॉल के साथ, हॉट क्लाइमेट। अब इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं, बस आपको थोड़ा सा रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देन सेंट्रल ब्राजील की बात करें, जहां पर ब्राजीलियन हाईलैंड है, जहां पर आपको ये दिख भी रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड है, इधर हमें टेम्परेट वाला एरिया, डिसिडियस वाला एरिया देखने को मिल रहा है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट में मॉडरेट रेनफॉल होती है, वार्म क्लाइमेट रहता है। पराना बेसिन की बात करें तो टेम्परेट फॉरेस्ट, लो रेनफॉल,
और कूल क्लाइमेट देखने को मिलता है। कोस्टल एरिया की बात करें तो कोस्टल एरिया जो है जिनके पास पानी है वहां पर मिक्स वेजिटेशन देखने को मिलती है और ज्यादा रेनफॉल भी और माइल्ड क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? नो, दिस कैन नॉट बी कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता है। दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर। वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राजील, अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ क्या है हमारे ब्राजील की, मतलब इसमें हमें क्या कैसी कैसी चीजें। Brazil has the greatest diversity of wildlife in the world due to its varied ecosystem such as forest, grassland and wetland. अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ तो कहीं पर भी रह सकती है, वाइल्ड लाइफ तो जंगलों में भी रह सकती है, वाइल्ड लाइफ तो घास के मैदानों में भी रह सकती है और वाइल्ड लाइफ तो पानी में भी रह सकती है या फिर दलदलों में भी रह सकती है। सही बात है, क्योंकि कुछ कॉमन एनिमल्स होता है जो हमें कहीं भी दिख जाता है, कुछ हमें जंगलों में दिखाई देता है। जंगल का राजा कौन? राइट, जस्ट लाइक दैट ब्राजील के पास काफी ज्यादा वेराइटी है एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की। हैबिटेट्स इंक्लूड अमेजोन रेन फॉरेस्ट, पैंटेनल वेटलैंड एंड कोस्टल रीजन्स। बोले तो क्या, अमेजोन का रेन फॉरेस्ट, पैंटेनल वेटलैंड और कोस्टल एरियाज में भर भर के वाइल्ड लाइफ मिलती है, जानवर मिलते हैं, उनकी आपको यहाँ पर जो है प्रजातियां मिलती हैं। सो दिस वाज समथिंग व्हिच यू वर सपोज टू अंडरस्टैंड। मेजर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो मैमल्स हैं, monkey, pumas, leopard, junipigs in forest, jaguar and capybaras in grasslands हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो एनाकोंडा है, एनाकोंडा तो सबने सुना है। एनाकोंडा इन पैंटेलाइज स्वैम्प्स, स्वैम्प्स क्या होते हैं? थोड़ा दलदली सा जो एरिया होता है, स्वैम्पी। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स मिलते हैं रिवर एंड वेटलैंड में। ये तो हम लोग वहां मूवीज में देख के बड़े हुए हैं, ये बस हमें थोड़ा सा मिल रहा है नॉर्मल। हाँ, मैंने अभी बताया था मंकी, प्यूमास, लियोपार्ड्स, है ना, लेपार्ड सॉरी। तो ये क्या है, यहाँ पर आप लोगों को मेनली सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपके मेजर वाइल्ड लाइफ ब्राजील में। उसके बाद फिश मिलती है बच्चा, पिंक डॉल्फिन रिवर के पास, और पिरहानाज मिलते हैं, स्वॉर्ड फिश इन कोस्टल सीज में मिलते हैं। बर्ड्स की बात करें तो बहुत ऊंचे और हाई फ्लाइंग रिवर्स मिलते हैं, सॉरी बर्ड्स मिलते हैं, मकाओ, पैरेट, फ्लैमिंगोस, कॉन्डोर्स, ये सारे आपको यहाँ पर बर्ड्स मिलते हैं ब्राजील के। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है विच वन इज एक्चुअली फ्रॉम ब्राजील एंड विच इज अ फिश और अ कैटेगरी ऑफ बर्ड, है ना। जब हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से इसको कर लेंगे। इंसेक्ट की बात करें तो मिलियन ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज मिलते हैं, एडिंग टू बायोडाइवर्सिटी। नोटेबल स्पीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गोल्डन लायन टेमराइन स्मॉल मंकी है कोस्टल एरिया में, ये अगर आपने कभी देखा भी हो तो आप समझ गए होंगे, मूवीज वगैरह में बहुत ज्यादा ये फीचर होके भी आता है टेमराइन। मकॉय जो होता है बच्चे एक कलरफुल पैरट होता है रेन फॉरेस्ट में। कॉन्डोर होता है एक लार्ज बर्ड इन हाईलैंड, एक बहुत बड़ी सी बर्ड होती है। आई विश इट हैड अ पिक्चर तो मैं आपको थोड़ा बता पाती, बट एनीवेज इट्स कंप्लीटली फाइन टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, ये लोग रहते कहाँ हैं? ऑब्वियसली फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट में इतनी ज्यादा डेंस वेजिटेशन होती है कि उनको खाना, शेल्टर सब कुछ मिल जाता है। ओके, उसके बाद जो वेटलैंड है इतने स्वम्पी होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, गिलगिले टाइप्स के होते हैं, तो स्वैम्पी पैंटेनल सपोज एनाकोंडा एंड क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स का जो वहां पर पूरा वो जो ऐसे कीचड़ कीचड़ सा चिपचिपू सा एरिया होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। रिवर्स की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक पिरानास वहां पर बहुत ही ज्यादा जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है उसमें बढ़िया से सर्वाइव कर लेते हैं। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, कोस्टल एरिया फिश और बर्ड्स के अबंडेंट, क्योंकि पानी और खाना सब कुछ होता है ना। जो छोटे छोटे से क्रीपर्स क्रॉल कर रहे होते हैं पानी में, समुद्र के पानी के बाद उसको बर्ड्स वगैरह खा लेती है ढूंढ ढूंढ के, ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं, राइट। ये सारा हमें यहाँ पर पढ़ना था। अरे 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 अरे, चलो अब जल्दी से बताओ बच्चा, इंडिया के बारे में हम करें, ब्राजील के बारे में हमें सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई हैं। ब्राजील के बारे में सारी चीजें क्लियर है एवरीवन? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। अब हम हमारे इंडिया वाले पोर्शन को थोड़ा सा कवर करेंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब अच्छे से कवर करेंगे। इंडिया में भी बहुत सारी वेजिटेशन है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव डिफरेंट रेशियो ऑफ रेनफॉल, डिफरेंट ऑल्टीट्यूड एंड डिफरेंट सॉइल्स एज वेल। एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑल्टीट्यूड? क्या होता है बच्चा? हाइट। ठीक है, ऑल्टीट्यूड इज जस्ट हाइट। बाय इंक्रीजिंग हाइट, एंड बाय हाइट आई डोंट मीन कि इंसान की हाइट, बाय द हाइट आई मीन्स कि इंसान कहाँ पर खड़ा हुआ है। वो इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, कैंसर पर,
टेम्परेट जोन में, फ्रिजिड जोन में जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ठंडी बढ़ता जाएगा। सिंपल सी स्टोरी है। एंड इंडिया में भी हाई रेनफॉल है बहुत सारे एरिया में, ड्राई एरिया भी है और कोस्टल एरिया में भी है। सो हाई रेनफॉल एरिया में मिलते हैं बहुत डेंस फॉरेस्ट, ये तो कहीं की भी कहानी है। ड्राई एरिया में मिलता है थ्रोनी श्रब्स, और कोस्टल एरिया में हमारे यहाँ पर मिलते हैं बच्चा मैनग्रोव्स। अभी मैनग्रोव्स एक अलग ही टाइप की वेजिटेशन होती है जो हम यहाँ पर अभी पूरा रीड आउट करेंगे। तो जो मैनग्रोव्स है ये इंडिया के लिए काफी यूनिक है, वी विल स्टडी अबाउट देम एज वेल। ठीक है। Major forest types cover different regions with the deciduous forest occupying the maximum area. क्या मैंने अभी आपको ये बोला भी था शायद, है ना? अगर आपने ध्यान से सुना होता तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं बच्चा, बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर कि यहाँ पर हमारे इंडिया में डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। ओके, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। और ये एक टाइम पर बिल्कुल सूख जाते हैं एंड एक टाइम पर ये बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया मॉनसून पर ही तो डिपेंड करता है। हाँ, मॉनसून मतलब बारिश, नो मॉनसून मतलब नॉट बारिश, मॉनसून मतलब सीजन। चलो, अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के सबसे नंबर वन। वैसे तो आप थोड़ा समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या ही हो रहा है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे रहते हैं, लेकिन कहाँ पर मिलते हैं? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। और एवरग्रीन कहाँ पर मिलेंगे? तो बारिश ज्यादा होगी, और हाँ, हमारे वेस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश होती भी है। सो एरियाज विद अबाउट 2000 mm रेनफॉल, जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय इसका एग्जाम्पल है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होता है और हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं, मोटी मोटी जो लकड़ियां होती है जिससे ज्यादातर फर्नीचर बनता है। फॉर एग्जाम्पल महोगनी, रोजवुड, रबर। हाई बायोडाइवर्सिटी वाले क्रीपर्स भी होते हैं, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने वाले क्रीपर्स। वही बच्चा जो पेड़ के डू 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 करके ऊपर पूरा क्रॉल कर जाते हैं। ओके, रीजन क्या है एवरग्रीन फॉरेस्ट का? अरे इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल मिल जाती है और सनलाइट सपोर्ट करती है ऑल थ्रू द ईयर। उनका सपोर्ट जो है, ग्रो जो है, सनलाइट सपोर्ट करती है। वी नो राइट कि फोटोसिंथेसिस सन की वजह से होता है, पता है ना इतना तो हमें? ठीक है, इतना पता है ना? वेरी नाइस। नाउ कम्स सेकंड नंबर विच इज डेसिडियस। डेसिडियस की बात करें तो लोकेशन बचा कितना, सॉरी एरिया कितना है? 1000 से 2000 mm की रेनफॉल होती है सेंट्रल इंडिया के और पेनिनसुलर इंडिया में, मतलब कि पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा। पेनिनसुलर इंडिया यू नो कि वो हमारा जो नीचे वाला है, और सेंट्रल इंडिया ऑलमोस्ट, तो पूरे इंडिया में 90% यही रेनफॉल होती है। फीचर्स थोड़े से देखेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को। ट्रीज लाइक टीक, bamboo, banyan, people shed their leaves dry season to save water. So these are very common. These are very common names. Bamboo नाम सुना है, teak सुना है, banyan tree सुना है, people tree सुना है, neem tree सुना है. These are all part of deciduous forest. But ये तो हमने खुद से प्लांट भी नहीं करा है, ये हमें जब हम इंसान आए थे तब से हमें मिलते जा रहा है। देयर इज नो वे कि हमने इनको इन्वेंट करके लगा दिया है। लाइक मैंगो है क्या कोई वेजिटेशन? मैंगो इज पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। व्हीट राइस इज नॉट वेजिटेशन बच्चा, वो इंसानों ने लगाया अपने खाने के लिए। टोमेटो, भिंडी नहीं, ये सब नहीं है वेजिटेशन। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, दीज आर ऑल प्लांटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ। So this was something that you are supposed to understand. Reason क्या है? Most common because moderate rainfall is widespread in India. क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल वाइडस्प्रेड है, अलग अलग डायरेक्शंस में हम लोगों को रेनफॉल मिलती है। थर्ड हमारे पास आ जाता है थ्रोनी एंड श्रब वेजिटेशन। श्रब्स, झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां। इतना एरिया की इतना कम पानी है, इतना कम पानी है कि एक छोटू सा टाइनी सा सैपल भी नहीं आ सकता है। मतलब पौधे की जरा सी सैपलिंग भी नहीं दिखाई देगी इधर, क्योंकि इतना ज्यादा एरिड एरिया होता है। और हमने 600 पढ़ा था ना, ब्राजील अपने इधर 500 से भी कम। अब आप बोलोगे मैम ये रेनफॉल को जज कैसे करता है? रेनफॉल को जज करने के लिए बीकर जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है बच्चा, जो कुछ ऐसा सा दिखता है और उसमें पानी कितना भर गया उस तरीके से हम उसको जज कर लेते हैं कि इधर तो 500 mm ही पानी आया। ओ भाई साहब, इतना पानी आ गया कि 2000 mm तक हमें, शिट, यहाँ पर तो बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई। सो दिस इज समथिंग दैट इज हाउ इसको बच्चा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मिट्टी के अंदर, मतलब ऐसे अर्थ के सरफेस के अंदर डाला जाता है, उससे पता चल जाता है बीकर से कि कितना पानी रेन का आया है बेसिकली। ओके, फीचर है स्मॉल लीफ प्लांट्स लाइक कटेचेव, और भाई क्या लिख दिया ये, ठीक है, अकाशिया, खिजड़ी एंड कैक्टी, जिसको कैक्टस भी बोलता है। ये बहुत ही कॉमन नेम है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। रीजन है लो रेनफॉल इन ड्राई समर लिमिट प्लांट ग्रोथ। वी ऑल नो, व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन हिंदी। अब वो इंग्लिश में सेम वैसे ही लिखा है।
कर लेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट वी हैव कोस्टल फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर ना कुछ स्वैम्पी एरियाज हैं, वहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलता है। मैनग्रोव का मतलब क्या है? मैनग्रोव का बच्चा कुछ मतलब नहीं है, ये हमारी जमीन है और ये हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट है, और ये काफी ज्यादा ब्रॉड से होता है, और इनके जो रूट्स होते हैं ये ऊपर ही फ्लोट करते हैं, ये बाहर इतना ज्यादा फ्लोट करते हैं। और ये मैनग्रोव आप समझ ही गए होंगे अब, वो जो आपने मूवीज वगैरह में एनाकोंडा की मूवीज बहुत सारी है उसमें दिखाया जाता है ना कि कितना ज्यादा वेजिटेशन, लकड़ियां ऊपर ही फ्लोट कर रही, रूट्स ऊपर ही फ्लोट कर रही है, वही मैनग्रोव होता है। इनके जो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इनकी जो रूट्स होती है वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल होती है कि खराब ही नहीं होती है। लकड़ियां यहाँ पर पानी में भी खराब नहीं हो रही, इतनी ब्यूटीफुल लकड़ियां होती हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा एरिया है, या फिर जो स्वैम्पी एरियाज है जहाँ पर एस्चुरी बनती है, वहां पर बच्चा ये जैसे कि सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलता है। फीचर है ट्रीज विद ऑयली लाइट ड्यूरेबल वुड अडेप्टेड टू सलाइन सॉइल, और ऐसी वुड मिलती है यहाँ पर जो खराब नहीं होती है। सो दिस वाज समथिंग। रीजन क्या है? मॉइस्ट सलाइन कंडीशन नियर कोस्ट सपोर्ट मैनग्रोव ग्रोथ। ये जो पूरी कंडीशन है, मॉइस्चर भी है, नमकीन खारा पानी भी है, इससे मैनग्रोव फॉरेस्ट की ग्रोथ में बहुत हेल्प इन लोगों को मिल जाती है। ये यहाँ पर ये वाली वेजिटेशन हम लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट अप वी हैव हिमालयन फॉरेस्ट। इंडिया में हिमालय में हिमालयन फॉरेस्ट, सही बात है, एल्टीट्यूड पर वेरी करता है। हाई एल्टीट्यूड पर सीजनली फ्लावर आता है। मिड लेटीट्यूड पर कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज हाउ द कॉनिफेरस ट्री, नॉट एग्जैक्टली दिस, बस हैव यू सीन द क्रिसमस ट्री? हैव यू सीन द क्रिसमस ट्री? यस, ये वाली वेजिटेशन हम लोगों को ठंडे एरिया में मिलती है। इसीलिए बच्चा यूरोप के लोगों में क्रिश्चियनिटी मतलब क्या बोलते हैं, क्रिसमस मनाने का सेलिब्रेशन होता है। बिकॉज हमारे यहाँ पर वेजिटेशन ही नहीं होती है इंडिया के मेजर पार्ट्स में, जबरदस्ती हम कर लें तो वो अलग बात है। तो ऐसे ही दिखती है बच्चा ये कॉनिफेरस, जिनके कोन्स होते हैं ऊपर, एज यू कैन सी। फुटहिल्स में देखें तो मिक्स है, साल वगैरह जो नॉर्मल पेड़ होता है वो मिल जाता है हमें। रीजन है एल्टीट्यूड में ठंडा क्लाइमेट की वजह से ट्री इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ब्रॉड नहीं हो पाता है, सीधे सीधे बड़े हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलो। सो दिस वाज समथिंग दैट वी वर सपोज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द हिमालयन पोर्शन। अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा जगहों पर, वैसे तो आप ये समझ चुके हो, आराम से कर लोगे। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में वर्गिन फॉरेस्ट है, ज्यादा बारिश होती है। सेंट्रल पेनिनसुलर में डेसिडियस है, ठीक ठाक बारिश होती है, मॉडरेट। राजस्थान गुजरात में लो रेनफॉल होती है, थ्रोनी बुशेस मिलते हैं, थ्रोनी श्रब्स भी बोल सकते हो। सुंदरबन मैनग्रोव, सुंदरबन डेल्टा में जो ईस्टर्न पार्ट है मैनग्रोव मिलता है बिकॉज मॉइस्चर और नमकीन पानी होता है। और हिमालयस में कॉनिफेरस मिलता है बिकॉज एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होते हुए चले जाता है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ब्राजील का और इंडिया का दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ बात करेंगे हमारे इंडिया के वाइल्ड लाइफ की। इंडिया के वाइल्ड लाइफ की जब बात करेंगे तो इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री with unique wildlife due to varied habitat such as forest, desert, wetland and mountains. It is the only country with both tigers and lions. एक दुनिया में ऐसी अकेली कंट्री जिसके पास टाइगर भी है और जिसके पास लायन भी है। ठीक है, सो ये रिमेंबर करना है फैक्ट आपको। बहुत सारे यूनिक फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ पर मिलती है। डेजर्ट में भी मिलती है, फॉरेस्ट में भी मिलती है, वेटलैंड में मिलती है, माउंटेन्स में भी मिलती है। कहाँ क्या मिलती है, आओ पढ़ते हैं इधर साहब। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में क्या मिलता है? टाइगर, एलिफेंट एंड मंकीज। ओके, अगर बात करें वेटलैंड की, थोड़े गीले जमीन पर, रिहाइनोसॉरस, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल ड्यू टू वाटर अवेलेबिलिटी। एरिड लैंड की बात करें तो वाइल्ड एस, जंगली गधा, जंगली गधा मिलता है क्योंकि वो कम कम पानी में भी सरवाइव कर लेगा। बात करते हैं हिमालयास की तो स्नो लेपर्ड्स एंड याक्स मिलते हैं। देखें दोनों चीजें, नहीं देखी तो आज गूगल करके देखना। और कोस्टल एरिया में टर्टल्स एंड मैनग्रोव्स के वजह, टर्टल्स एंड मैनग्रोव्स थ्राइव इन सलाइन कंडीशंस। ठीक है, टर्टल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं कहां पर? आपके कोस्टल एरिया में। अब बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंटल इशू। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ज्यादा डैमेज करी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने हद से ज्यादा डैमेज यहाँ पर क्रिएट किया, बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी जो थी उनको खराब कर दिया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए उसकी वजह से, और उनको बोलते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस। देखो, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे बहुत सारे अमेज़न के जंगल काटने पड़े क्योंकि लोग एग्रीकल्चर के लॉगिंग के लिए उसको काट रहे थे। लॉगिंग के लिए एज इन लकड़ियां काटने के लिए, राइट, लकड़ी मिलने के लिए। स्लैश इन एग्रीकल्चर बर्न, जिसको रोका कहते हैं आपका ब्राजील में। एंड फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न फॉर टेम्पररी फार्मिंग रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट को काटा लोगों ने,
क्योंकि वो स्लैश एंड बर्न करते थे, जिसको ब्राजील में ब्रोका कहते थे। और ये बच्चा क्या करते थे, एक जमीन को जला के चले जाते थे, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती थी। इलीगल स्मगलिंग होने लग गई वाइल्ड लाइफ की, पैरट्स की, एनाकोंडास की, इनको पोचिंग करा जाता था। और पॉल्यूशन ने तो पूरा इकोसिस्टम को ही हार्म कर दिया। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, बच्चा एंडेमिक स्पीसीज जो थे, जो एंडेमिक वो स्पीसीज होता है जो एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपने सुना होगा पैंडेमिक, सुना था, सबने सुना था कोविड-19 जो पैंडेमिक, वी ऑल हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब होता है पैन कंट्री, मतलब पूरी दुनिया में, लेकिन एंडेमिक होता है एक पर्टिकुलर एंड पर। अगर हमारे इंडिया में कोई इशू है तो एंडेमिक इशू है, लेकिन अगर वो इशू पूरी दुनिया में तो पैंडेमिक इशू है। वैसे ही बच्चा एंडेमिक स्पीसीज होता है जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलते हैं, एंड दैट जो ब्राजील के यूनिक है वो खत्म हो रहे थे। सो दिस वाज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम जो ब्राजील फेस कर रहा था। ओके बच्चा, नाउ वी हैव, क्या हमने इसका कोई सोल्यूशन निकाला? पहले इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया में टाइगर्स और एलिफेंट्स की और राइनोसोरस की, उनकी स्किन के और हॉर्न्स के लिए क्या किया जाता था, उनकी पोचिंग की जाती थी, उनको मार दिया जाता था, लीगल उनकी हंटिंग करी जाती थी ना। इफ यू आर नॉट श्योर तो आपको पता है कि सलमान खान ने भी ऐसा कुछ किया हुआ है, एंड ही यूजुअली गोज फॉर हियरिंग इन राजस्थान में जाता है वो हियरिंग करने, कोर्ट में उनका केस चल रहा है प्रॉपर, बिकॉज उन्होंने ऐसी चीज की हंटिंग कर ली थी जो अलाउड नहीं था। ठीक है, तो आपको पता है वो सारी चीजें क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये सेम चीजें बच्चा सरकार ने हमारी लोगों को, मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए की हुई है। डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे थे बिकॉज हम लोगों की जमीन कम पड़ रही थी, हमें इंडस्ट्रीज बनानी थी, एग्रीकल्चर भी ग्रो करना था और अर्बनाइजेशन करना था। अब जगह नहीं तो बनाएंगे नहीं कि शकलाका बूम बूम पेंसिल और जगह बन गई, नहीं, जो जगह ऑलरेडी है उसको क्लीन करेंगे, जंगल को हटाएंगे और वहां पर रहना शुरू कर देंगे। एंड दैट इज वाई बच्चा आजकल के टाइम में इतनी ज्यादा बारिश, रेनफॉल और बहुत ज्यादा बाढ़ वाली सिचुएशन भी आती है। पॉल्यूशन रिवर्स और आपके एयर पोल्यूशन तो किया ही है सब लोगों ने मिलके, आपको भी पता है ये सारी चीज तो। और आपको पता है स्पीसीज लाइक चीता हमारे यहाँ पर एक्सटिंक्ट पर है, टाइगर्स और एलिफेंट भी एक टाइम पर इंडेंजर में चले गए थे, जिसके लिए बहुत बार अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर की हेल्प ली जाती है और जनता को बताया जाता है कि भाई क्या कर रहे हो। इवन महेंद्र सिंह धोनी ने भी बहुत सारे ऐड बनाए है ना, गुजरात में जो आपका लायन मिलता है उसके लिए, है ना, गिर फॉरेस्ट में लायन मिलता है उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। एक बहुत यूनिक चीज है ये, हमारे यहाँ पर बहुत रोल प्ले करती है। अब हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स सुन लो, इंडिया के, इंडिया ने नेशनल पार्क्स बनाए ताकि हमारे लोग, जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है बची रह सके। फॉर एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट इन काजीरंगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई ताकि हमारे कुछ स्पीसीज बची रहे, वो स्पेसिफिकली उनकी जनसंख्या सेव हो सके। बायोस्फीयर रिजर्व बनाए ताकि कुछ इकोसिस्टम जो हमारा है वो बचा रहे, खराब ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। और टाइगर्स को भी रिजर्व करने का बच्चा हमने, टू सेव द नेशनल एनिमल्स, बहुत सारी चीजें करी थी। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, इन सब ने इसके ऊपर एड्स भी बनाया है ना। जब अतिथि देवो भव वाला एड आता था तो देवर लाइक, इन्होंने हम लोगों को कॉलर ट्यून्स भी बनाती थी। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील ने अपने रेन फॉरेस्ट और पैंटन एंड वेटलैंड्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करे, लॉज निकाले लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में, जो लोग जो भी इलीगल चीजें कर रहे थे वाइल्ड लाइफ या फिर आपकी नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड, उनको सजा सुनानी शुरू करी। और बोथ कंट्रीज ने बच्चा क्या करा, एक्चुअली दोनों ही कंट्रीज को नीड है कि अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाए, सारी चीजों को अच्छे से फ्लरिश करके रखें और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लास्ट में करेंगे एक छोटू सा कंपैरिजन दोनों का। कौन दोनों का? अरे हमारे ब्राजील और इंडिया का। दोनों के सिमिलैरिटीज देख लो और फिर डिफरेंसेस देख लो, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी। सिमिलैरिटी ये है कि एवरग्रीन दोनों के पास है, वो दोनों हाई रेनफॉल एरिया। डेसिडियस दोनों के पास है, दोनों में मॉडरेट है, और दोनों के पास श्रब्स में है। डिफरेंसेस क्या है? ब्राजील का एरिया जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, अमेज़न बहुत बड़ा है क्योंकि इसका इक्वेटोरियल लोकेशन इतना बड़ा है। एक ब्राजील इतना बड़ा है, एक्सटेंड करता है, मतलब इतना बड़ा है। और इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्जिट्यूडनल, वो थोड़ा छोटा है। जब बड़ा होने की वजह से उसके पास ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं। इंडिया हैज हिमालयन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, बट वो ब्राजील के पास नहीं है। ठीक है। डाइवर्सिटी की बात करें तो ब्राजील के पास ग्रेटर डाइवर्सिटी है क्योंकि उसका वास्ट रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसके जंगल बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड एरिया में है। ठीक है, तो दिस वाज समथिंग। वैसे भी इंडिया 7th लार्जेस्ट है ना, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर पता है। थोड़ा सा सिमिलैरिटी हम देखेंगे अगर वाइल्ड लाइफ में, तो रिच बायोडाइवर्सिटी है, मैमल्स का, रेप्टाइल्स का, बर्ड का, इंसेक्ट्स का। दोनों को ही डर है डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग से। डिफरेंसेस देखो, ब्राजील मोर डाइवर्स है वाइल्ड लाइफ में, जैसे कि एनाकोंडा जो कहीं कहीं पर मिलता है वो उसके पास मिलता है, और स्पेशली अमेज़न में जो वाइल्ड लाइफ मिलती है उसको तो रिप्लेस ही नहीं कर सकता इंडिया का भी। इंडिया अपने आप में यूनिक है बिकॉज हमारे पास वन हॉर्न राइनोसोरस मिलता है, लायन मिलते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन भी मिलती है जो अभी नहीं मिलती है, अभी ये खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है।
ओके अभी ये नहीं मिलती है बट आपको याद नहीं रखना है, बट ये हाँ ये हमारा यूनिक फीचर था। एक्सक्लूसिव इंडिया हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस, लेकिन ब्राजील के पास ऐसा कुछ एज सच नहीं है कुछ भी। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग दैट वी वर सपोज टू अंडरस्टैंड। इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हम लोग कॉमनली सारा कर रहे हैं। अमेजोन के जो मेजर इशू है डिफॉरेस्टेशन, रोका एग्रीकल्चर मतलब शिफ्टिंग वाला, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बॉर्न एंड शिफ्ट वाला, है ना। हम लोग भी यहाँ पर किस पर फोकस करा बच्चा, पोचिंग और अर्बन रिलेटेड डिफॉरेस्टेशन पर। दोनों को ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि दे शुड डेफिनेटली टेक एक्शन टू सेव देयर इंडिविजुअल जगह। ठीक है, ये सारी चीजें हमें आज के सेशन में, बहुत ही क्यूटी पोटैटोज और छोटू सा चैप्टर, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी थी। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपने इसको पढ़ा। सुनने की ज्यादा चीज है इसमें, एक दो बार आप इस वीडियो को 2x पे एंड 1x पे करके देख लोगे, यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल ऑफ द क्लास एवरीवन, थैंक यू सो मच, इन लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।